नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है उन सबको देखने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हम मंत्रिपरिषद से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान हैं उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों कि हमने हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है और इस संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। और इस मंत्रिपरिषद की जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारे यहाँ सभी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से हमने बताया कि राष्ट्रपति जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, इसलिए राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई, राष्ट्रपति के द्वारा जिन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, एक तरह से वो सारे के सारे कार्य वास्तविक रूप से करता कौन है, प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद करती है। अगर हम मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 74, क्योंकि अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस तरह से अगर हम स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद जो शब्द है इसको अगर हम पाते हैं तो अनुच्छेद 74 में पाते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई इस सलाह के अनुसार हमेशा कार्य करेंगे क्या? तो हाँ, अब ये कह दिया गया है 42वां जो संविधान संशोधन करके 1976 में, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बाद में आगे चल करके इसमें थोड़ा और संशोधन किया गया। 44वां जो संविधान संशोधन है 1978, इसमें अब ये प्रावधान कर दिया गया कि सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी एक बार राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद इस सलाह को वापस भेजती है तब राष्ट्रपति के लिए इस सलाह के अनुसार कार्य करना क्या होगा, एक तरह से बाध्यकारी होगा। यानी पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा मंत्रिपरिषद इस सलाह को भेजती है तो दूसरी बार अब राष्ट्रपति के लिए इस सलाह के अनुसार कार्य करना क्या होगा, एक तरह से बाध्यकारी होगा। अब हाँ, इसी तरह से अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करेगा। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह दे रही है उसके लिए ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई इस सलाह पर न्यायालय किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करेगा। यानी इसमें एक बात ये भी जोड़ सकते हो आप कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई जो सलाह है उस पर न्यायालय किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करेगा। यानी न्यायालय की परिधि से इसको बाहर रखा गया है कि मंत्रियों ने या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इससे न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका इस पर कोई विचार नहीं करेगी। अब हम
मंत्रियों से संबंधित दूसरा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, उसको देख लेते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75। अनुच्छेद 75 में जैसा हमने जब प्रधानमंत्री पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है सर्वप्रथम इसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन कब करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश किसने की है? प्रधानमंत्री ने की है। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है सामान्यतः राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 75 में जो दूसरा मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किया गया है वो ये है कि अब जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको अब निश्चित और निर्धारित कर दिया गया है। यानी पहले यह था कि मंत्रिपरिषद का जो आकार था वो निश्चित और निर्धारित नहीं था, यानी कितने भी मंत्री नियुक्त किए जा सकते थे। और इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों में 1967 से ही गठबंधन सरकारें आ गई थी, और अगर हम संघीय सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो वहाँ पर 1990 से हमको गठबंधन सरकारों का दौर देखने को मिलता है। और इन गठबंधन सरकारों के दौर में क्या हुआ कि गठबंधन के जो सदस्य हैं उनको खुश रखने के लिए खूब सारे मंत्री पद सर्जित किए गए, खूब सारे मंत्री पद सर्जित किए गए। इन मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। अब बहुत सारे जब मंत्री होंगे तो उन पर सरकार का क्योंकि राजस्व काफ़ी व्यय होता है, उनके लिए आवास है, उनको विशेष भत्ते देने पड़ते हैं, आदि आदि ऑफिस का खर्चा भी होता है। इसलिए इस खर्चों को कम करने के लिए अब ये तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित होना चाहिए। और इसलिए अब 2003 में एक संविधान संशोधन हमने किया, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा अब ये तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार है, यानी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी जैसे अपनी कुल सदस्य संख्या मान लो 552 है, तो मंत्री कितने होंगे? इसका 15% जो संख्या आएगी उतने ही मंत्री होंगे। इसी प्रकार से राज्यों के लिए भी ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्यों में भी मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। वहाँ ये व्यवस्था की गई कि मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगा, 15% उससे अधिक नहीं होगा। इस तरह से मंत्रिपरिषद का आकार जो 91वां संविधान संशोधन उसके द्वारा तय कर दिया गया। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ विधानसभा में कितने टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। तो अब अगर हम राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, तो 200 का 15% होगा। तो 200 का 15% कितना हुआ? 30। यानी मुख्यमंत्री सहित हमारे यहाँ 30 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार 30 सदस्यों तक हो सकता है। इस तरह से अनुच्छेद 75 में 2 प्रावधान हमने देखे। तीसरा प्रावधान हम देखते हैं। तीसरा इसमें प्रावधान ये किया गया कि अगर संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अगर अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह मंत्री
बनने के लिए भी अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी ऐसा व्यक्ति मंत्री नहीं बन पाएगा। यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य किस आधार पर, दल बदल के आधार पर, इसके आधार पर क्या हो जाता है, अगर संसद की सदस्यता से वह अयोग्य हो जाता है तो अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, मंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। तीसरा, चौथा इसमें जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित वो यह है कि जो मंत्री परिषद है उसके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, हाँ, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब यह है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इनको, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब भी राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा सकते हैं। हालांकि हटाते तब हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए कहते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसी प्रकार से पांचवा, इसमें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनके सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही है कि संसदीय व्यवस्था में ये माना जाता है, संसदीय व्यवस्था का यह मुख्य सिद्धांत है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो हमारे यहाँ निचला सदन क्या है, लोकसभा है, इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी ये इनके बारे में कहा जाता है कि साथ साथ डूबते हैं और साथ साथ तैरते हैं। आगे जाकर के इसको हम डिटेल में और देख लेंगे। इसी तरह से छठा, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक किसी भी, संसद के 2 सदन है तो 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, यानी न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही वो राज्यसभा का सदस्य है, तो 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री रह सकता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि इस 6 महीने की अवधि में अगर वो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वो मंत्री पद पर बने रहेंगे, और अगर किसी कारणवश वो 6 महीने की इस अवधि में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री पद पर बने नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से इसमें एक प्रावधान और किया गया है मंत्रियों से संबंधित, वो ये है कि सामान्यतः सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। मंत्रियों की नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। यानी अपनी मर्जी से, अपनी व्यक्तिगत चॉइस के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इसी तरह से मंत्रियों की नियुक्ति में यह भी हमारे यहाँ प्रावधान है कि जो मंत्री हैं वो संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों से मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी लोकसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं और राज्यसभा से भी किसी सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर
उदाहरण के तौर पर कोई राज्यसभा से अगर कोई मंत्री है, राज्यसभा से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, तो वो व्यक्ति दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार लोकसभा में नहीं होगा। मतदान वो वहाँ करेगा जहाँ का कि वो सदस्य है। ये बात इसमें ध्यान देने योग्य है। यानी दोनों सदनों से मंत्री लिए जाते हैं, लेकिन जो मंत्री जिस सदन का सदस्य है मतदान वहीं पे करता है। हालांकि कार्यवाही की अगर हम बात करें तो दोनों सदनों की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है और उसको वहाँ पर बोलने का अधिकार भी होता है। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं मंत्रियों की शपथ और मंत्रियों का वेतन भत्ते क्या क्या मंत्रियों को मिलते हैं। यानी शपथ और दूसरा वेतन भत्ते। शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति मंत्रियों को क्या करते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद का मतलब है कि मंत्री जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उसकी शपथ लेते हैं वो, और गोपनीयता का मतलब है इसमें मंत्री ये शपथ लेते हैं कि एक मंत्री के रूप में उनके पास में जिस किसी विषय को लाया जाएगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यक्त नहीं करेंगे। यानी मंत्री के रूप में उनके पास में कोई विषय अगर होगा, सरकार से संबंधित कोई जानकारी होगी, तो उसको वो गोपनीय बनाए रखेंगे, यानी व्यक्त नहीं करेंगे। वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो मंत्रियों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी संसद समय समय पर जो वेतन भत्ते निर्धारित करेंगे वो वेतन भत्ते मंत्रियों को प्राप्त होते हैं। और सामान्यतः इसमें यूँ कह सकते हो कि जो सांसदों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही वेतन भत्ते मंत्रियों को भी मिलते हैं। हाँ, इसमें एक बात ये हो सकती है कि उनको जैसे कार्यालय खर्च है, यात्रा के लिए जो भत्ता है, निःशुल्क आवास है, आदि आदि सब चीज़ें हैं वो अलग से इनको मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व या मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या क्या है। तो उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें मंत्रियों के उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व हम मंत्रियों के 3 प्रकार के जो उत्तरदायित्व हैं उनको देखेंगे। एक तो उनका हम देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा हम देखेंगे उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और तीसरा हम देखेंगे कि इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। विधिक उत्तरदायित्व नहीं, यानी इनके ऊपर कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रियों पर हमारे यहाँ नहीं होती। वो क्या है उसको भी हम देखते हैं अभी। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो संसदीय कार्य प्रणाली का मौलिक सिद्धांत माना जाता है। का मौलिक सिद्धांत है क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी या निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, और सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। वे एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे साथ साथ डूबते हैं और साथ साथ तैरते हैं। और जब लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में समूची मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी समूची मंत्री परिषद को क्या होगा? त्यागपत्र देना होगा। तो यह है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में यह कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जो सभी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि
हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद को क्या है, लोकसभा में बहुमत है, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कार्य नहीं करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को उसके पद से हटाते हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री अगर किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है या किसी मंत्री से उनका वैचारिक मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में वो उस पर्टिकुलर मंत्री को त्यागपत्र के लिए कहेंगे। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के माध्यम से उस पर्टिकुलर मंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटवा सकते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में यही है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम विधिक उत्तरदायित्व नहीं इसकी बात करें तो इसके लिए हमको तुलना करनी पड़ेगी ब्रिटेन से। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी सार्वजनिक जो आदेश होता है उस पर मंत्री विशेष के क्या होते हैं, सिग्नेचर या साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। मंत्री विशेष के हस्ताक्षर होते हैं, यानी मंत्री विशेष के काउंटर हस्ताक्षर होते हैं। राजा जो वहाँ का सम्राट है, राजमुकुट, वो किसी भी प्रकार के इस सार्वजनिक कर्तव्य के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, संबंधित मंत्री की होती है। इसलिए राजा या सम्राट के बारे में कहा जाता है कि किंग कैन नेवर डू मिस्टेक, यानी राजा कभी गलती नहीं कर सकता। जबकि दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ सारे के सारे जो राज के आदेश हैं, सार्वजनिक जो आदेश हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं। यानी इस पर जो मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर नहीं होते हैं, मंत्री के प्रति हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इसलिए मंत्री किसी भी प्रकार से लीगल रूप से इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होते हैं और राष्ट्रपति भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसके अनुसार कार्य करते हैं और मंत्रिपरिषद की इस सलाह पर न्यायालय कोई विचार करता नहीं है। इस तरह से हमने मंत्रियों के बारे में ये सारे प्रावधान देखे। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।